नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में जेनोमिक सर्वेलेंस डाटा से पता चलता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और दक्षिण कोरिया में बढ़ते कोविड-19 के मामलों के पीछे कोविड-19 का एक नया वेरिएंट, जिसको फ्लड के नाम से जाना जाता है, जिम्मेदार है। फ्लड वेरिएंट के बारे में कहा जा रहा है कि ये नवंबर 2023 से भारत में भी सक्रिय है। तो क्या इस वेरिएंट से हमें चिंता करने की आवश्यकता है? आज इन फोकस के प्रोग्राम में हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है, यानी अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और दक्षिण कोरिया में जो कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, उसके पीछे एक नई वेरिएंट फ्लड का नाम बताया जा रहा है, जो नवंबर 2023 से भारत में भी अस्तित्व में है और इसीलिए हमारी चर्चा का विषय बना है। तो सबसे पहले हम फ्लड वेरिएंट के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करेंगे, फिर देखेंगे कि जेनोमिक डेटा इसके बारे में क्या कहता है, इसके लक्षण क्या है, क्या यह गंभीर बीमारी का कारण हो सकता है और इसके प्रति अगर इससे संक्रमित होते हैं तो उस संक्रमण को किस प्रकार से रोका जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो विषय है ये यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ेगा। बीमारी संबंधी खंडों से जोड़ करके या साइंस टेक्स्ट जैसे खंडों से जोड़ करके आप उसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़ें इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम से आप जुड़ सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की जो पीडीएफ फाइल है वो इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध कराई जा रही है। वहां जाकर के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्लड वेरिएंट के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो जो फ्लड वेरिएंट है, आप जानते होंगे कोविड-19 का एक वेरिएंट आया था ओमिक्रॉन। तो ओमिक्रॉन वंश का ही एक रूप था जिसको हम JN.1 वेरिएंट के नाम से जानते थे। इसी का वंशज है KP.2 वायरस और KP.2 वायरस का ही एक उपनाम, एक निक नेम है फ्लड। तो सामान्य तौर से आप कह सकते हैं कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है या आप कह सकते हैं कि JN.1 वेरिएंट है, उसी वायरस में कुछ म्यूटेशन है और उसी का एक रूप है। उस म्यूटेशन के कारण जो हमारे सामने जिस संस्करण में या जिस वेरिएंट के रूप में सामने आया है उसी को हम फ्लड के नाम से जानते हैं। जब हम उत्परिवर्तन की बात करते हैं या हम म्यूटेशन की बात करते हैं तो म्यूटेशन के माध्यम से किसी भी जीव के, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो डीएनए अनुक्रम होता है, जो डीएनए सीक्वेंसिंग होती है, उसमें कुछ परिवर्तन हो जाते हैं और उसमें कुछ परिवर्तन होने के कारण उसके कैरेक्टरिस्टिक में परिवर्तन होते हैं जो पुराने से एक भिन्न दृष्टिकोण को, एक भिन्न स्वरूप में हमारे सामने आता है। तो इसी चीज को हम म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। इस पूरी टॉपिक के अंतर्गत आपके सामने एक जो नाम लगातार आएगा वो आएगा जीनोम सीक्वेंसिंग। तो हमें जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में भी जान लेना चाहिए। तो जीनोम की जब हम बात करते हैं तो जीनोम किसी भी जीव के पूरे संपूर्ण डीएनए डाटा सेट को डीएनए सेट को, डाटा सेट नहीं बल्कि डीएनए सेट को प्रस्तुत करता है। और सामान्यतः आप कह सकते हैं कि जो जीनोम होता है वो आपके गुणसूत्रों में वो संग्रहित होता है और लंबे डीएनए खंडों को या डीएनए मॉलिक्यूल्स को प्रदर्शित करता है, और वही जीन जो होता है वो छोटे डीएनए खंड होते हैं। सामान्य तौर से आप इसे इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। जब हम जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करते हैं तो ये एक प्रयोगशाला प्रक्रिया है। इस प्रयोगशाला प्रक्रिया के अंतर्गत किसी जीव के डीएनए क्रमों के अंतर्गत, डीएनए अनुक्रम के अंतर्गत जो बेस पेयर्स होते हैं, जो उसके अंतर्गत आप जानते हैं डीएनए में बेस पेयर होते हैं, तो बेस पेयर के क्रम को निर्धारित किया जाता है जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से। और इसके क्रम को निर्धारित करने के बाद हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी जीव के में जो रोग कारक हैं, उन रोग कारकों का कारण क्या है, वंशानुगत अगर किसी प्रकार का विकार आ गया है तो उसके कारण क्या है, और इसी प्रकार से बीमारी के प्रकोप पर भी इसके माध्यम से नजर रखी जा सकती है। इसी बेस पेयर में अगर कुछ परिवर्तन हो जाते हैं कुछ समय बाहरी प्रभाव के कारण या किसी वायरस के कारण, तो हम उसको म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन कहते हैं, जिससे किसी भी डीएनए के, किसी भी वायरस के जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें बदलाव होता है। और अगर पहले से कोई वैक्सीन बनी हुई है या पहले से किसी व्यक्ति के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उसके प्रति डेवलप हो जाती है,
तो उससे लड़ने की क्षमता वायरस में आ जाती है, क्योंकि वायरस के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। तो ये जो फ्लर्ट वेरिएंट है, इसमें दो तरह के आप कह सकते हैं परिवर्तन आए हैं, दो स्तरों पर परिवर्तन आए हैं। और जब परिवर्तन आता है तो स्पाइक प्रोटीन पर आ जाता है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि किसी भी वायरस के ये स्पाइक्स होते हैं, और हमारे शरीर की जो एंटीबॉडीज होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता एंटीबॉडीज के माध्यम से किसी एंटीजन पर प्रहार करती है, वो वस्तुतः कोरोना वायरस के इसी स्पाइक प्रोटीन पर से बंधती है और स्पाइक प्रोटीन से बंध करके इसको न्यूट्रलाइज करने का प्रयास करती है। लेकिन जब इसके स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन के माध्यम से परिवर्तन हो गए हैं, तो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी डेवलप हुई है, चाहे वैक्सीन के माध्यम से और चाहे पहले संक्रमण के माध्यम से, उससे बच निकलने की क्षमता इसमें डेवलप हो जाती है उत्परिवर्तन के कारण। और यही कारण है कि फ्लर्ट वेरिएंट को माना जा रहा है कि इसमें दो स्तरों पर, दो साइट में परिवर्तन हुए हैं, और इसके कारण ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो पहले से डेवलप हुई है वायरस से लड़ने की, उसे एस्केप कर सकता है, यानी उससे बचकर के निकल सकता है और तेजी से फैल सकता है, क्योंकि हमारी एंटीबॉडीज जहां इससे बनते हैं स्पाइक प्रोटीन से, उससे वायरस को बेअसर नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें किसी न किसी प्रकार के परिवर्तन हो गए हैं। तो ये पूरे प्रक्रिया है। अब हम देखते हैं कि जेनोमिक डाटा क्या कहता है, क्योंकि जब हम किसी भी वायरस के प्रभाव को जांचने का प्रयास करते हैं, कि उससे के प्रभाव से निपटने का प्रयास करते हैं, तो हमारे पास एक महत्वपूर्ण डाटा होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार से उसके जीनोम में, वायरस के जीनोम में परिवर्तन हो रहे हैं, और वो हम सीक्वेंसिंग के माध्यम से जान सकते हैं, एक प्रयोगशाला प्रक्रिया के माध्यम से ही जान सकते हैं कि उसके बेस पेयर्स में कहाँ कहाँ परिवर्तन हुए हैं। इसको जांचने के लिए, सीक्वेंसिंग के लिए हमारे देश में एक 58 प्रयोगशालाओं का एक कंसोर्टियम बनाया गया है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और ICMR यानी जो हमारे देश का इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, उसका एक कंसोर्टियम है। और उसने 58 प्रयोगशालाओं का एक कंसोर्टियम बनाया हुआ है, जो सीक्वेंसिंग का एक तरह से अध्ययन करता है। वहां पर प्रयोगशाला में सीक्वेंसिंग करके पता लगाया जाता है बेस पेयर्स में परिवर्तन का। तो इंसाकोग, ये जो कंसोर्टियम है, उसके द्वारा अनुक्रमित यानी सीक्वेंसिंग के 250 kp.2 जीनोम में से आधे से अधिक मामले कहां से आए हैं? महाराष्ट्र से। 128 सीक्वेंसिंग के जो प्रयोगशाला में मामले आए हैं, वो कहां से आए हैं? महाराष्ट्र में। और मार्च में सबसे अधिक संख्या में kp.2 अनुक्रम पाए गए हैं। भारत दुनिया में kp.2, जिसका उपनाम फ्लर्ट है, kp.2 अनुक्रमों यानी सीक्वेंसिंग के उच्चतम अनुपात की रिपोर्टिंग कर रहा है। और पिछले 60 दिनों में अनुक्रमों के दुनिया के सबसे बड़े भंडार, जिसको हम गिसकेड के नाम से, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा। इस पर जो ये ग्लोबल इनिशिएटिव है और सीक्वेंसिंग के सभी अनुक्रम के सभी परिणामों को आप इसकी रिपोर्टिंग करते हैं, तो इसमें भारत ने जो पिछले 60 दिनों में रिपोर्टिंग की है, उसके अनुसार भारत द्वारा अपलोड किए गए कोविड-19 अनुक्रमों में से 29% किससे संबंधित है? kp.2 से संबंधित है। इसलिए हालांकि यह भी माना जा रहा है कि JN.1 वेरिएंट जो है वो देश में सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोविड-2 यानी कोविड-19 का प्रमुख वेरिएंट बना हुआ है। और 14 मई 2024 को भारत में कोविड के जो सक्रिय मामले हैं वो कितने हैं? 679 हैं। हाल ही में दिल्ली में एक मृत्यु भी इसके कारण हुई है। तो इस वेरिएंट के, फ्लर्ट वेरिएंट के लक्षण क्या है? सामान्य तौर से जो हमारा ऊपरी श्वसन तंत्र है उस पर इसका प्रभाव रहता है। अगर हम इस पर प्रभाव, ये तो प्रभाव की बात हुई, तो लक्षण सामान्य क्या है? बुखार या ठंड लगना, खांसी, गले में खराश, बंद नाक या नाक बहना, मांसपेशियों में दर्द, इसी प्रकार से सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, थकान हो सकती है, स्वाद या गंध की हानि भी हो सकती है, आपकी स्वाद लेने की क्षमता या गंध आपकी जा सकती है, जो आपकी सूंघने की क्षमता है, ब्रेन फॉग जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। ब्रेन फॉग को आप किस तरह से परिभाषित करेंगे? ब्रेन फॉग ऐसी स्थिति है जब किसी कंप्यूटर पर बहुत अधिक काम करने की वजह से या स्ट्रेस की वजह से आपके भीतर एक भ्रम जैसी स्थिति पैदा होती है, यानी अस्पष्ट मानसिक स्थिति को ठीक तरह से परिभाषित करता है ब्रेन फॉग। तो फ्लर्ट के कारण ब्रेन फॉग जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। कम जागृत अवस्था हो सकती है आपकी, यानी आप ठीक से अवेयर नहीं होंगे अपने आसपास की चीजों के प्रति, आपका पेट खराब हो सकता है,
माइल्ड डायरिया हो सकता है, हल्की दस्त और उल्टी आपको हो सकती है, इस प्रकार के ये लक्षण है। क्या इससे गंभीर बीमारी का कारण हो सकता है फ्लड? फ्लड की विशेषता है कि ये टीकों, अभी जो आपको टीके अभी आपने लिए हैं, चाहे कोविन वैक्सीन का लिया हो या फिर कोविन प्लेटफॉर्म पर जाकर के, चाहे आपने कोविशील्ड वैक्सीन ली हो या कोई अन्य प्रकार की वैक्सीन ली हो, उसके माध्यम से जो एक प्रतिरोधक क्षमता आपकी बनी है या पिछले संक्रमणों से जो प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होती है, उस प्रतिरोधक क्षमता से बचने की क्षमता फ्लड में है। जैसा कि अभी आपको बताया, क्योंकि इसमें म्यूटेशन हुए हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक में परिवर्तन हुए हैं, उसके कारण इसकी विशेषता है कि ये आपकी प्रतिरोधक क्षमता से बच निकल सकता है। लेकिन इसके लक्षण जो है वो पहले के समान है जो अभी आपको बताए गए। और अशोका विश्वविद्यालय के एक विद्वान है डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, उनका कहना है कि इससे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह के उत्परिवर्तन म्यूटेशंस पहले भी कोविड-19 के अलग अलग वेरिएंट में देखे गए हैं। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का क्या कहना है? उन्होंने कहा है कि वर्तमान में ऐसा कोई संकेतक नहीं है जो बताता हो कि अन्य स्ट्रेन की तुलना में यह अधिक गंभीर की बीमारी का कारण बन सकता हो। तो इस पर एक क्वालिफाइड जो विचार है अलग अलग संस्थाओं के विद्वानों ने रखे हैं। संक्रमण को कैसे रोका जा सकता है? रोकने के उपाय पहले की तरह ही हैं, जैसे आपको सोशल डिस्टेंसिंग का सामान्य तौर से थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, उसी प्रकार से N95 जैसे मास्क कोविड-19 वायरस के सभी प्रकारों से बचाता ही है। इसी तरह से अगर आप बंद स्थानों पर है तो वहां आपको वेंटिलेशन का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही जो सुभेद्य समूह है, सुभेद्य मतलब वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जो व्यक्ति 60 या 65 वर्ष की उम्र या उससे अधिक के हैं, किसी तरह की कोमॉर्बिडिटीज हैं, किसी तरह की सहवर्ती बीमारियां उनको हैं, या वो हृदय संबंधी रोग या लंग फेफड़ों से संबंधित रोग या मधुमेह और कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं, या कोई गर्भवती महिला है, उनको विशेष तौर से ध्यान रखने की आवश्यकता है। और जहां पर वायरस फैल रहा है वहां पर अधिक सावधानी की आवश्यकता है। इसमें एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या बूस्टर डोज की आवश्यकता है? तो बूस्टर डोज के बारे में आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कोविड-19 टीके मूल संस्करण पर ही लक्षित है, यानी जो सबसे पहले वेरिएंट इसका आया था, सबसे पहले वेरिएंट पर ही कोविड-19 टीके मुख्यतः लक्षित है, उसी को टारगेट करते हैं। और अतिरिक्त शॉट अगर आप लेंगे तो उससे मदद मिलने की संभावना विद्वानों ने कम ही बताई है। साथ ही अधिकांश भारतीयों को बूस्टर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले से ही कई बार वो संक्रमित हो चुके हैं और उनमें इम्यूनिटी पावर डेवलप हो गई है, ऐसा भी एक्सपर्ट्स का मानना है। साथ ही एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जो भारतीय टीके हैं वो JN.1 वेरिएंट के साथ अद्यतन नहीं है, यानी जो ये वेरिएंट है जो फैल रहा है इसी का एक रूप है फ्लड। अगर ये इसके साथ जो भारतीय टीके हैं अभी तक वो अपडेट नहीं हुए हैं इसको टारगेट करने के लिए, इसलिए अगर आप किसी प्रकार का बूस्टर शॉट लेते भी हैं तो वो प्रभावी नहीं होगा। इसके बारे में सामान्य चीजें कही गई है, यानी बहुत अधिक चिंता करने की इसके अंतर्गत आवश्यकता नहीं है। इससे संबंधित एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? कोविड-19 वायरस के वेरिएंट फ्लड का या के लक्षण है या है? बुखार या ठंड लगना, खांसी और गले में खराश, ब्रेन फॉग या उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सकें। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।